Welcome back, students. Welcome to the class. Today we will going to discuss the transition elements and some of its important compounds. Now, transition elements जो हैं वो बिल्कुल जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसके बिल्कुल बीच में जगह बनाए हुए हैं. तो transition elements are those elements which have incomplete d orbitals either in their ground state or in any of their oxidation state. जैसे देखिए स्कैंडियम है, आपके पास क्रोमियम है, आयरन है, इन सब के पास देखिए पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं. लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉपर है, कॉपर में क्या है 3d10 4s1 है. यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्लियर आपकी बात. ऑर्गन से पहले, उससे पहले ऑर्गन है उसके बाद. लेकिन कॉपर +1 में है 3d10 और +2 में क्या है 3d9. अब ये जो कॉपर 2+ का स्टेट है तो नॉर्मल कॉपर में और कॉपर +1 में जो कॉपर की स्टेट है वो d10 है. ठीक है ना. तो इन दोनों में तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन कॉपर के भी +2 के अंदर शो करता है +d9 स्टेट. तो कॉपर फिट्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. अब हम चेक करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स के टेबल को. तो सबसे पहले पॉइंट आएगा पोजीशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो क्या बोल रहा है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर सेट अमंग S एंड P एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. एक तरफ S ब्लॉक है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपके पास P ब्लॉक है. तो P ब्लॉक और S ब्लॉक एक साइड में और बीच में क्या है आपके पास, बीच में आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको D सीरीज बोलते हैं. 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b. तो ये हमारे पास आपके पास यहाँ पर 10 ग्रुप हैं 3b से लेके 10b तक जो ट्रांजिशन एलिमेंट के हैं. आर यू श्योर अबाउट दैट? पहली सीरीज में क्या है, स्कैंडियम से लेके आपके जिंक तक, गितारियम से लेके कैडमियम तक, लैंथनम से लेके मरकरी तक, एक्टीनियम से लेके आपके पास बाइनियम पर. आगे क्या बोल रहा है, दे बिगेन फ्रॉम द 4th पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. 4th पीरियड ऑन से 3rd पीरियड में, 2nd और 3rd पीरियड में डी ऑर्बिटल्स फिल्ड नहीं होते. 2nd में तो होते ही नहीं है. 3rd में क्या होता है, 3d कम्स बिफोर 4s. ठीक है जी. तो जो एलिमेंट्स ऑफ आपके ग्रुप के हैं उसमें क्या होगा, कह रहा है जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव टोटली फिल्ड n-1d सबशेल, सो दे कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू डी ब्लॉक. देखिए कौन कौन से, जिंक कैडमियम और जो मरकरी हैं, ये ट्रांजिशन, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. क्या बेटे, जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर बिलोंग्स टू डी ग्रुप but does not belongs to what, does not belong to the transition elements. ठीक है. but as this may they just to maintain the symmetry they are there, but be at that as it may be, they indicate properties, for example development of complexes with reagents, with amines, with ammonia and halide particles आर एग्जामिनेड अराउंड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इनको भी उनके साथ ही पढ़ेंगे. क्लियर नहीं क्लियर? श्योर अबाउट दैट? उसी तरह से वो बोल रहा है यहाँ पे कि
स्कैंडियम है, यतरियम है, लेंथनम है एंड एक्टीनियम है, ये दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ा सा कंट्रास्टिंग बिहेवियर करते हैं थोड़ा सा कंट्रास्ट बिहेवियर शो करते हैं। वो कह रहा है द डी ब्लॉक इनकॉर्पोरेट्स 3 सीरीज ऑफ ईच ऑफ द 10 एलिमेंट, क्योंकि जो 7th जो पीरियड में है अभी भी इनकम्प्लीट सीरीज है। These series are portrayed by the totally filled 3D, 4D and 5D subshells. They are named as 3D first series, 4D series that is called second series, and 5D series that is called third series. The first series is from scandium to zinc. The second series is from yttrium to cadmium, and third series is from lanthanum to mercury. There is a fragmented fourth series, fragment मतलब टूटी हुई, comprising of just 3 elements. In these elements, the 6D shell begins to fill at actinium. तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम के नाम चेक कर लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद चेक कीजिए यहाँ पर 4D सीरीज, 3D सीरीज हो गया आपके पास। फिर 5D सीरीज में क्या आएगा आपके पास? यत्तरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूथमियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। श्योर अबाउट दैट। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो 5D सीरीज है उसमें क्या है? ये आपके पास लेंथन में ही लिखा हो यहाँ पे, हाफनियम। नेक्स्ट है आपका टेंथलम, टंगस्टन, इरिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड द ओवरऑल दैट इज कॉल्ड मरकरी। तो ये आपको नाम इनके मालूम होने चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग द एटॉमिक रेडियस। क्या है एटॉमिक रेडियस? तो कह रहे थे एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज आर इन कंपेयर्ड विद द नेबरिंग एसिड पी ब्लॉक। तो उसको आप कंपेयरिंग करेंगे नेबरिंग एस और पी से, तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो एस ब्लॉक की 2 एलिमेंट है, पोटाशियम और कैल्शियम, उनके मुकाबले में यहाँ पर देखिए एक एब्रप्ट डिक्रीज है, ठीक है ना। द एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जितनी वैल्यूज हैं बेटे सबकी सब पिकोमीटर में लिखी हुई हैं आपके पास। कह रहा है एक कैरेक्टर है जो हमने चेक करना है। कह रहा है द एटॉमिक रेडियाई एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ डी ब्लॉक ऑफ एनी सीरीज डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, हाउएवर इट इज नॉट रेगुलर डिक्रीज। द एटॉमिक रेडियाई टेंड टू रीच मिनिमम नियर द मिडल एंड देन अगेन इंक्रीज स्लाइटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। चेक कीजिए यहाँ डिक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर जाके क्या हो रहा है? ये देखिए, ये खैर ये यहाँ पर इस पोर्शन में दोबारा से इंक्रीज, दोबारा से क्या हुआ? 115, फिर 117, फिर ये कॉपर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पर जाके क्यों थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। कह रहे हैं व्हेन वी गो इन एनी ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ग्रेजुअली 1 by 1। धीरे धीरे क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है।
the added electron enter the same penultimate shell, d shell, that is, these added electrons shield the outermost electron from the attraction of the nucleus. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो शील्ड करते हैं. द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज टेंड टू रिड्यूस द एटॉमिक रेडियाई. जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो उसको डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो एडेड इलेक्ट्रॉन है उनकी रिपल्शन से वो इतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज को महसूस नहीं कर पा रहा. आर यू श्योर अबाउट दैट? तो उससे होता क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपस में ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं. तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो क्या क्या कह रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सीरीज ड्यू टू स्मॉलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल द इफेक्ट ऑफ increase in nuclear charge predominant, so atomic radii decreases. Later in the series, when the number of d electron increases, the shielding effect also increases, and the increased repulsion between the electron tend to increase the atomic radii. Somewhere in the middle of series, the atomic radii tends to have minimum volume as it is observed. चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आप चेक कर लीजिए 117 112 यहाँ मिडल ऑफ सीरीज लिस्ट है. आर यू श्योर अबाउट दैट? नेक्स्ट बोल रहा है द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हाइल गोइंग डाउन द ईच ग्रुप. हाउएवर इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम हाफनियम एंड ऑनवर्ड, elements have atomic radii similar to that of second transition series. The atomic radii increases while going down the group. This is due to the introduction of additional shell down the group. Nearly equal radii of second and third series due to the lanthanide contraction. कह रहा है जो प्री लैंथेनाइड और पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं, जो लैंथेनाइड से पहले हैं और जो लैंथनम से पहले हैं और जो लैंथनम के बाद वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनका एटॉमिक साइज सेम होता है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्री लैंथनम सिर्फ डी ब्लॉक के बोल रहा हूँ, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो लैंथनम से पहले वाले हैं और जो लैंथनम के बाद वाले हैं उनके एटॉमिक साइज नियरली सेम होते हैं ड्यू टू द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर आयन्स हैविंग आइडेंटिकल चार्जेस द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस स्लोली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. तो जो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे स्लोली उसमें इंक्रीज होना शुरू होगा. ठीक है, क्लियर, सॉरी डिक्रीज होना शुरू होगा. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा. तो अगर आप चेक करें लेफ्ट राइट तो डिक्रीज आ रहा है आपके पास, +3 में डिक्रीज और ज़्यादा इफेक्टिव है. द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यूज ऑफ आयनिक रेडियाई अक्रॉस द सीरीज इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, उससे देयर विल बी ए स्लाइट डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई. तो आयनिक रेडियाई में क्या होगा, देयर इज ए कंटिन्यूस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देयर इज ए कंटिन्यूस डिक्रीज इन द आयनिक रेडियाई, दैट इज कैटायनिक रेडियाई, in case of transition metals due to the ineffective shielding. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहा है यहाँ स्कैंडियम से जिंक तक जो है आप चेक कर लीजिए, ये बीच में रेडियस लगभग एक समान ही आ रही है. यहाँ पे देखिए, और देखिए प्री लैंथेनाइड और पोस्ट लैंथेनाइड सेम आ रही है. प्री लेंथेनाइड और पोस्ट लेंथेनाइड क्या आ रही है, यहाँ पे सेम ही वैल्यूज आ रही है. आर यू श्योर अबाउट दैट? जैसे हाफनियम देखिए 40 नंबर है,
सॉरी हाफनियम 72 है, जिरकोनियम 40 है। तो एलिमेंट में डिफरेंस इतना रहा है 32 का, लेकिन एटॉमिक साइज 160 158। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव डिफरेंस ऑफ 32 between them, but their atomic size is nearly same due to lengthenide contraction. तो क्या बोल रहा है, द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये चेक कर लीजिए, इनके एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम ही है। इज ड्यू टू व्हाट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका रीजन क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स। बीच में जो 4f ऑर्बिटल्स आए हैं विच आर फिल्ड बिफोर द 5d सीरीज, वो 5d सीरीज से पहले फिल्ड हुए हैं। 4f ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बिफोर 5d। तो उससे क्या हुआ है, जो 4f ऑर्बिटल्स हैं दे हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं करते फ्रॉम द न्यूक्लियस से। तो चेक कर लीजिए, इसमें जो लेंथनम से लेके और हाफनियम तक के जो बीच में हैं, आप चेक कर लीजिए, एलिमेंट 14 गायब हैं। तो वो कौन सी सीरीज के हैं, वो 4f सीरीज के हैं। तो जो 4f सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके केस में, क्योंकि वो अपने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब नेक्स्ट d ऑर्बिटल स्टार्ट होंगे तो वो उन ऑर्बिटल्स को अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। उससे क्या होता है, ड्यू टू द इम्प्रॉपर शील्डिंग, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल, प्री लेंथेनाइड एंड पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो सेम हो जाती है। देखिए आप ये चेक कर लीजिए, देखिए जैसे ये देखिए जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस सेम है, यहाँ देखिए सिल्वर और गोल्ड की नियरली सेम है, ये नियरली सेम ही चल रही हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? तो याद रखिए, दीज हैव द सेम रेडियस ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल ने पुअर शील्डिंग की है। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। वो कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट कैडमियम एंड मरकरी इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू s ब्लॉक एलिमेंट एंड p ब्लॉक एलिमेंट्स। दोनों s ब्लॉक एलिमेंट्स के मुकाबले में और p ब्लॉक एलिमेंट्स के मुकाबले में क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल का वो हाई होगा। एक्सेप्शन बीच में दो ही हैं, कौन कौन से, कैडमियम और मरकरी। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेज पास थ्रू द मैक्सिमा एंड देन स्टडी डिक्रीजेज अक्रॉस एनी ट्रांजिशन सीरीज। धीरे धीरे पहले क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग में बढ़ता है, मैक्सिमम आएगा D5 के लिए, उसके बाद फिर वो दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड विच हैव एप्रिशिएबल कोवलेंट कैरेक्टर। कह रहा है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी पैकिंग, एटम्स के जो पैकिंग है बहुत क्लोज होती है, ठीक है, और उनमें ड्यू टू इसको बोलते हैं डी ओवरलैपिंग, एक d ऑर्बिटल दूसरे d ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। जितने ज़्यादा d ऑर्बिटल्स होंगे उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी। उससे क्या होता है, देयर इज एप्रिशिएबल कोवलेंट कैरेक्टर इन द बॉन्डिंग, दिस लीड टू हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है एक नॉन कन्वेंशनल तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ड्यू टू विच हैपन्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द d ऑर्बिटल्स। The strength of the metallic bond depend upon the number of unpaired electron in the outermost shell. जो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है बिटवीन द कर्नल एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में या किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ
जो कर्नल्स होते हैं, दे आर फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कर्नल्स आर फ्लोटिंग इन sea of electrons. So greater the number of unpaired electrons, stronger is the metallic bond. In any transition series, the number of unpaired electrons first increases from 1 to 5 and then decreases back. The maximum 5 unpaired electrons occur in 3D series of chromium. As a result, melting and boiling point first increases and then decreases around the midpoint. The no melting point of zinc, cadmium and mercury due to the absence of unpaired d electron. क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उनकी आपस में ओवरलैपिंग भी नहीं होगी। अब देखिए, आप चेक कर लीजिए, क्रोमियम का मैक्सिमम है, मॉलिब्डेनम का मैक्सिमम है, टंगस्टन का मैक्सिमम है। क्रोमियम के बाद क्या होगा, ये सडन डिक्रीज इन मैंगनीज। हालांकि इसके पास भी D5 है, ये भी D5 है, लेकिन ये D5S1 है, ये D5S2 है। तो मैंगनीज का जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, वो है D5S2। क्रोमियम का क्या है, D5S1। स्कैंडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन पी है, टाइटेनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, वेनेडियम के पास 3 है, क्रोमियम के पास 5 है, मैंगनीज का भी 5 है, लेकिन आयरन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है। So there is a dip in the case of manganese and titanium. This unexpected behavior is due to the stable electronic configuration of chromium, that is 3d5-4s2. As a result, 3d electrons are tightly held by the manganese atom and reduces the delocalization of electrons, resulting in a weaker metallic bonding than the previous element chromium. तो जो 3d5-4s2 का जो कन्फिग्रेशन है मैंगनीज का, दैट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन इट्स फॉर्मिंग द मोर नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स। आर यू श्योर अबाउट दैट?